हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसका बेसिकली यूज़ क्या होगा, हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, क्या इसके किस तरह के सवाल इसके बेस पे होंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे। बट मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने वास्तविक संख्याओं की इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू की थी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, उन संख्याओं का यूज़ क्या है और कौन कौन से प्रकार हैं, और जिसमें मैंने आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ये सब बताया था। तो अगर आपको वो उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने वो नहीं देखी वो एक बार उस वीडियो को देखें, वो जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बन चुकी है। तो आज हम डायरेक्टली जो है नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से आपका एक्चुअल में मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है, ये सबसे पहला टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक्स में, दैट इज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, और हम इसके बेस पे जो सवाल है वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, और मैं आपको पिछली क्लासेस में ले जाना चाहता हूँ जो आपने पढ़ा होगा। एक सिंपल भाग करने की विधि से हम शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 25 और मुझे इसे 4 से भाग करना है। देखिए, बहुत सिंपल सा है, आपने पढ़ा भी होगा, बट जस्ट फॉर रिवीजन और टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, 25 को अगर मैं 4 से भाग करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 25 को 4 से भाग करने पर 1 जो है वो शेष बचता है। तो क्या मैं इसको 25 को किसी और टर्म में भी लिख सकता हूँ? 25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुणा 6 जमा 1, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास संख्या कौन कौन सी थी, 25 और 4। अब हमारे पास दो और जो है संख्या हमारे पास आ गई है इस इक्वेशन में, एक 6 आ गई है और एक 1 आ गई है। तो दो संख्या हमारे पास इनसे निकल के बनती है। अब थोड़ा और समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर अगर हम याद करें तो 25 को जो है हम क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है, और 4 को हम क्या कहेंगे, भाजक, ठीक है, और 6 को हम क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है, और 1 को हम क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां देखूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल, ठीक है, जमा शेषफल, ठीक है, जमा शेषफल। अब थोड़ा, क्योंकि हम बार बार भाज्य भाजक नहीं लिखेंगे, तो मान लीजिए मैं भाज्य को a से लिखता हूं, भाजक को b से लिखता हूं, जो हमारे पास पहले संख्याएं थी a और b, ठीक है। भागफल हमारे पास q है और शेषफल हमारे पास r है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, a बराबर है b गुणा q जमा r, ठीक है। a बराबर है b गुणा q जमा r। तो आप यहां समझ लीजिए, a का क्या मतलब है, भाज्य है, b का मतलब भाजक है, q का मतलब भागफल है, और r का मतलब शेषफल है। अब आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, या आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे पास ओरिजिनल में सिर्फ दो संख्याएं थी, a और b, ठीक है। a और b हमारे पास क्या था, 25 और 4, जिसको हम a से लिख रहे हैं, b को हम 4 को हम b से लिख रहे हैं। तो हमारे पास शुरू में क्या संख्याएं थी, a और b। पर जब हमने इसको भाग किया तो हमारे पास दो और संख्याएं हमारे पास मिलकर आ गई, भागफल और शेषफल, जिसे हमने q और r से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किन्हीं दो संख्याओं को, जैसे a और b है, इनको जब हम भाग करते हैं तो हमारे पास दो और चीजें आ जाती है जिन्हें हम q और r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही क्या है, यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है जो हम एग्जाम में लिखेंगे, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। पर एक घड़ी के लिए आप इस तरह समझिए कि कोई दो संख्याएं हैं जिनको हम अगर भाग करें तो उन दोनों के आपस का जो संबंध है वो किन्हीं और दो संख्याओं से मिलकर बनेगा, जिनको हम q और r से रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में भागफल और शेषफल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको और आगे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारे पास दो संख्या यहाँ पे 17 और 6, ठीक है। सवाल है आपके पास, ये आपकी बुक्स में ही दिया, आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, 17 यहाँ पर a है और 6 यहाँ पर b है। तो सवाल एक्चुअल में ये है, मैंने पूरा इसमें नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सवाल ये है कि जो वो दो युग्म हम बता रहे थे कि ये रिलेशन है, a बराबर है b गुणा q जमा r। आप इन युग्मों को इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है, कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। आप इस तरह इनको लिखिए। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऊपर शॉर्टकट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 17 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 गुणा 2 6 दूनी 12, यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। तो a यहाँ पर क्या है 17, और b क्या है यहाँ पर 6 है, q क्या है 2 है, और r क्या है 5 है। तो आगे इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद 5 गुणा 12 को अगर मैं बात करूँ, 5 को 12 से भाग करना है, यहाँ पर 5 a है, b जो है वो 12 है। तो 12 से हम 5 को भाग नहीं कर सकते तो 0 आएगा, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5 ही बच जाएगा। तो इस टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, 5 बराबर है 12 गुणा 0 जमा 5। देखिए, ये पूरा यही वापस आ जाएगा, 12 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 5 बचेगा, 0 जमा 5 5। ऊपर वाला देखिए 6 गुणा 2 6 दूनी 12 जमा 5 17, यही वापस संख्या आ जाएगी। उसी तरह तीसरा है 20 की अगर मैं बात करूँ तो 20 को मैं डायरेक्टली लिखूंगा 4 गुणा 5 जमा जो है वो 0 है, ठीक है। ये वाले सवाल हो गए हैं। तो ये सवाल थे कि आप इसको इस फॉर्म में लिखिए,
ठीक है। अब दूसरे वाला जो सवाल है यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित युग्मों के लिए Q और R ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके लिए दिए हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है कि Q और R ज्ञात कीजिए। मैं ये भी आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ कि जब हम 10 को 3 से भाग करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, बाकी का मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 9 आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं Q और ये Q होता है और इसे हम R कहते हैं। तो इस सवाल के लिए Q क्या है, Q आपका 3 है और R जो है वो 1 है, ठीक है। दूसरा सवाल 4 को 19 से भाग कीजिए। जब आप 4 को 19 से भाग करेंगे, देखिए 4 और इसको आप 19 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर Q क्या है, Q 0 है और R क्या है, 4 है। तीसरे की अगर मैं बात करूँ, अब मैं 81 की बात कर रहा हूँ, 81 को मैं 3 से भाग करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ को लिखूंगा, 27 से आप गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा ये, ठीक है। आपने इस तरह गुना नहीं करना है। चलिए मैं उसी तरह सॉल्व करता हूँ जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। मैं इसको डायरेक्टली ना लिख के हम उस तरह शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 81 को हमने 3 से गुना करना है, आपने डायरेक्टली नहीं करना है। आप पहले एक अंक को लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर जो है 8 में 6 गया, 2 बच गया, 1 बच गया, फिर 3 गुना 7, 3 7 21 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर Q क्या है, Q इसमें 27 है और जो R है वो 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। मैं फिर से आपको पिछली स्लाइड पे ले जाता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को जब हम भाग करते हैं तो हमारे पास दो और चीजें, जो 2 और अंक जुड़ के आते हैं, मिल के आते हैं, जिनको हम भागफल और शेषफल कहते हैं। तो भाज्य भाजक में आपस में क्या जो है वो संबंध है, तो भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भागफल को मैंने Q से लिखा है, शेषफल को मैंने R से लिखा है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, पर यहाँ पर हमने इस संबंध को एक नाम दिया है जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि जब भी हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो क्या भागफल और शेषफल बचा है, उनका सबका आपस का संबंध है और ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है वो परिभाषा पर आते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इसकी जो परिभाषा है क्या है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, जैसे मैंने आपको बता दिया है, दिए रहने पर अगर हमारे पास 2 संख्या, जैसे आपको शुरू में याद होगा A और B हमने अभी बात की थी, जैसे 17 और 6 है, तो ठीक है। जैसे हमारे पास जो 17 और 6, तो ये 2 धनात्मक पूर्णांक A और B है। तो ये 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है या मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर हमें 2 और चीजें मिलेगी। क्या मिलेगी, एक हमें भागफल मिलेगा और एक हमें शेषफल मिलेगा। तो यहाँ पर Q और R उसी को हम कह रहे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इनको अगर डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको समझ लेना है कि पूर्ण संख्याओं में किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 2 धनात्मक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R भागफल और शेषफल विद्यमान है कि जो है ये रिलेशन जो है वो आपस में प्रूव हो जाए, दैट इज A बराबर है B गुणा Q जमा R, मतलब भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये जो संबंध है ये पूर्ण हो जाए तो ऐसी 2 संख्या हमें आपस में मिलेगी। तो ये इसकी एक जो है वो परिभाषा है। तो अपनी परिभाषा को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है जो कि A बराबर है B गुणा Q जमा R को जो है वो पूर्ण करती है या सिद्ध करती है, ठीक है। अब आपने हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको ये चीज दिख रही होगी, 0 बराबर है R और B। अब यहाँ पर R जो है, R क्या बताया था, R मैंने आपको बताया था शेषफल, ठीक है। R शेषफल है और B जो है, B क्या है आपका, B आपका भाजक है जिससे हम भाग कर रहे हैं। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। देखिए पिछले आप उदाहरण पे जाइए जो मैंने आपको भी बताया था। जैसे देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर सभी उदाहरणों में देखिए हमारे पास ये B होता है, ये A होता है और ये हमारे पास शेषफल होता है, ठीक है। शेषफल जो है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, भाजक से हमेशा वो छोटा ही होगा। शेषफल 0 भी हो सकता है, देखिए शेषफल 0 भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कोई ना कोई नंबर भी 0 भी हो सकता है, परंतु ये भाजक से हमेशा छोटा होगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब हम इस पे आते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका क्या उपयोग है। अब उपयोग पे आते हैं क्योंकि इसके बेस पे ही हमने सवाल करना है। ये तो अभी तक जो मैंने आपको बताया आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। बस ये है कि 10th क्लास में आकर इसमें जो है थोड़ी वो परिभाषा दी गई है, इसको एक ढंग से जो है पेश किया गया। बाकी सब चीज़ें सेम है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है इसका उपयोग क्या है, क्योंकि पेपर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हम डायरेक्टली इस प्रमेय को जो है यूज़ कहाँ कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि HCF, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिदम का उपयोग हम महत्तम समावर्तक जो है फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि महत्तम समावर्तक किन्हीं संख्याओं का क्या है वो हम पता करेंगे। अब महत्तम समावर्तक बेसिकली क्या है, महत्तम समावर्तक जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ HCF, वो भी मैंने यहाँ लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग किन्हीं 2 संख्याओं का जो है महत्तम समावर्तक HCF निकालने के लिए यूज होता है, इसके लिए उपयोग होता है। अब महत्तम समावर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जिनसे दोनों पूर्णांक जो है वो विभाजित हो जाए।
मान लीजिए कोई दो संख्या है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई संख्या जैसे 2 है, 20 है, 40 है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दो संख्या 20 और 40 है। तो 20 और 40 में हमने, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 1 और 2 दोनों संख्याएं जो है वो 20 और 40 को जो है वो, मतलब जिसके बाद शेषफल 0 बचे वो संख्या पूरी विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए 20 को हम 5 से भाग करेंगे तो जो है वो, जो अगर हम 20 को जो है वो 5 से भाग करेंगे तो जो भाजक है, भागफल वो 4 आएगा और जो है शेषफल जो है वो 0 बचता है। तो इसका मतलब 20 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो HCF क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि दो संख्या हैं 20 और 40, 1 और 2 दोनों इसको विभाजित करते हैं। तो इन संख्याओं में HCF कौन होगा? 1 भी विभाजित करता है पर 2 भी विभाजित करता है, पर बड़ी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 जो है इनका महत्तम समावर्तक होगा। मान लीजिए, ये मैं आपको जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, ये हम आगे प्रूव करेंगे। जैसे 1, 2, 5 भी जो है वो इसको विभाजित करता है। तो इस केस में महत्तम समावर्तक क्या होगा? 5। तो वो बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों पूर्णांकों को विभाजित करती है पूर्णता, मतलब शेषफल 0 बचता है, उसी संख्या को हम उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आपको और समझ आ जाएगा। अब जैसे दो संख्या है हमारे पास 455 और 42, ये दो संख्या है और इसका हमें महत्तम समावर्तक जो है वो पता करना है। ठीक है, महत्तम समावर्तक पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। दो संख्याओं का जो HCF अगर आपने पता करना है उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पहले मैं आपको जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो बताया गया तरीका वो बताऊंगा, उसके बाद जो शॉर्टकट है उसको कैसे पता कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आपने सबसे पहला स्टेप देखना है, महत्तम समावर्तक इन्हीं संख्याओं का हम कैसे निकालते हैं। दो आपके पास संख्याएं दी होगी, आपने उसमें सबसे बड़ा अंक पहले देखना कौन सा है। जैसे आपके पास एक संख्या 455 है, एक संख्या 42 है, तो आपने इसको A नाम देना है, इसको आपने B देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसको आपने A लेना है। तो मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया, आपने बड़ी संख्या लेनी है। दूसरा स्टेप उसके बाद क्या है, बड़ी संख्या चुनने के बाद आपने इसे किस फॉर्म में लिखना है? B गुणा Q जमा R। आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, बड़ी संख्या के बाद जो है इसको इस फॉर्म में लिखना है जैसा हमने अभी पढ़ा है। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, 455 को जो है 42 से मैं अगर भाग करूंगा तो 42 से कम 42 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ गया 5। अभी इससे ज़्यादा भाग नहीं होता है तो यहाँ पर ये Q हो गया है और यहाँ पर ये R हो गया। आपने तब तक भाग करना है जब तक जो शेषफल वाली संख्या है वो भाजक से कम नहीं हो जाती। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो 45 ही आता, मान लीजिए यहाँ पे 45 ही आता। ठीक है, तो आपने फिर एक बार और भाग करना था, पर यहाँ पर जो है वो जो शेष वाले कम रह गया है, तब आपने भाग आगे नहीं करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर Q ये है और R ये है, तो आपने इसको फिर लिख दिया यहाँ पर 455 बराबर है 42 गुणा 1 जमा 35। ठीक है, लिख दिया आपने। ये है दूसरा। आपने स्टेप्स याद रखने हैं, तभी आपको ये समझ आएगा कि सबसे पहले 455, ये मैं एक ही सवाल आज की इसमें सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद कल हम इसके बेस पर और सवाल करेंगे। इसीलिए आप इसको समझिए कि 455 और 42 का हमने महत्तम समावर्तक पता करना है। इसका महत्तम समावर्तक पता करने के लिए सबसे जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपने दोनों में से बड़ी संख्या को लिखना है। बड़ी संख्या इसमें 455 है, उसको आपने 1 देना है और 42 को आपने B लिखना है। बड़ी संख्या के बाद इन दोनों संख्याओं को आपने A बराबर है B गुणा Q जमा R की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 455 बराबर है 42 गुणा 1 गुणा जमा 35। देखिए, महत्तम समावर्तक जो है आपने तब तक, जैसा मैंने आपको बताया, महत्तम समावर्तक क्या है कि बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं का शेषफल 0 करे, मतलब दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी शेषफल तो 0 बचा नहीं है, तो अब आपने इससे आगे जाना है। तो मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ, 455 बराबर है 42 गुणा 1 जमा 35। अब आपने तीसरे स्टेप पे जाना है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको जस्ट बता रहा हूं, आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपने जो आपका भाजक है वो और जो आपका शेषफल है उन संख्याओं को लेना है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, भाजक और शेषफल इन दोनों संख्याओं को आपने अगले स्टेप में लिख लेना है। आपने लिख दिया 42 और 35 बच गया। ठीक है, अब आप देखेंगे 42 और 35 में बड़ी संख्या कौन सी है? 42 है, तो आप इसको फिर से A लिखेंगे और इसको आप B लिखेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, आप फिर से इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा 42 को अगर आप 35 से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर आप 35 करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये Q है और यहाँ पर ये जो है वो R है। तो 42 बराबर है 35 गुणा 1 जमा 7, ये बच गया। अब ये हो गया तीसरा स्टेप। देखिए, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। मैं आपको कह रहा हूँ महत्तम समावर्तक में हमने तब तक ये स्टेप फॉलो करना है, करते रहना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया, तो आपने अगले स्टेप की तरफ चलना है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 42 बराबर है 35 गुणा 1 जमा 7। ठीक है, अब शेषफल मैंने आपको बताया शेषफल 0 करना, शेषफल 0 नहीं है, तो फिर आपने अगले स्टेप की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने तीन स्टेप के, चौथा स्टेप क्या है, अब आपने फिर से इन्हीं को ले लेना है, भाजक और शेषफल को। अब भाजक और शेषफल में बड़ी संख्या ऑब्वियसली भाजक होगी, तो इसको A लिखो, इसको B लिखो, फिर इसको आपने A बराबर है B गुणा Q जमा R की फॉर्म में लिखना है।
तो आप फिर कैसे लिखोगे, 35 को आपने 7 से भाग करना है, तो 7 बराबर है 7 गुना 5 35, ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 आ गया। तो 35 बराबर है 7 गुना 5 जमा 0। अब यहाँ पर जो है शेषफल 0 आ गया है। जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है, आपने अपने जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो वहीं रोक देना है। उस टाइम आपने जो है वो भाजक जो भी होगा उसको आपने नोट कर लेना है। तो भाजक क्या है यहाँ पर, 7 है, तो यही भाजक जो है वो आपका महत्तम समावर्तक है। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है, आप वीडियो को एक बार आराम पॉज एक बार देखिए, फिर से रिवाइंड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 455 और 42। सो 455 और 42, 455 और 42 का जो महत्तम समावर्तक है वो 7 है। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका उत्तर है, आंसर है। तो जो 7 है वो दोनों संख्याओं का HCF है, मतलब 7 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को जो है, दोनों संख्याओं को बराबर जो है वो शेषफल 0 करेगी। आप यहाँ देख भी सकते हैं, 455 को आप 7 से भाग कीजिए, 455 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 7 गुना 6 42, ठीक है, तो ये 3 बज गया, ये 5 बज गया, ठीक है, तो यहाँ पर 7 बजे 35 हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, 42 को भी आप भाग करेंगे 7 से, तो 7 गुना 6 7 का 42, यहाँ पे 0 हो गया। इससे बड़ी आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो इनको एक 0 कर दे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको, तो मैं क्विकली आपको बता देता हूं, जैसे ये था, आपने क्या करना है, कोई भी दो संख्याएं हैं उसमें आपने जो है वो पहले ए और बी का स्टेप लेना है। आपने ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, ए बराबर है बी गुणा क्यू जमा आर। आपके पास दो संख्या दी हुई ए और बी, इसमें आपने जैसे यहाँ पर दी गई थी 455 और 42, इसमें आपने बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या को आपने ए कहना है और छोटी संख्या को बी कहना है, और फिर ए और बी को आपने ऐसे लिखना है, ए बराबर है बी गुणा क्यू जमा आर। शेषफल जब तक 0 नहीं होता, जब तक वो 0 नहीं होता, आपने ये स्टेप फॉलो करते रहना है। और जैसे ही आपका शेषफल, जैसे ही आपका आर जो है वो 0 आ जाता है, उस टाइम जो बी होगा, मतलब जो भाजक होगा, वही आपका HCF महत्तम समावर्तक होगा। ठीक है, महत्तम समावर्तक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का जो है वो HCF महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करने के लिए ही जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो इसके आगे का जो सवाल है इसके बेस पे हम अगले लेक्चर में करेंगे, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपको किसी भी तरह का डाउट है, नहीं समझ आया है, आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको फिर से वो समझा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये समझ आया है तो आप जो है कंटिन्यू वीडियो लेक्चर्स को देखें, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे पेपर में जो आए होंगे। ठीक है, पर तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू एंड स्टे सेफ।